Welcome to the Bio Tutors. आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल की एक ऑर्गेनेली है। हमने सेल को प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेल में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी उन स्ट्रक्चर्स में से एक है। हर ऑर्गेनेली सेल में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सेल की एक ऑर्गेनेली है और 90% ऑफ द सेल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। सेल को जो 90% एनर्जी जितनी भी एक सेल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है, उसमें जो एनर्जी लग रही होती है, उसमें 90% एनर्जी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोवाइड की हुई होती है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद आ जाता है एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सेल इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा होता है? एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं ना, तो जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया सेल को प्रोवाइड कर रहा होता है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के पास आता कहाँ से है? ओके, तो जो भी फूड हम इनटेक कर रहे होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उन न्यूट्रिएंट्स को एटीपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये जो कन्वर्जन हो रही है न्यूट्रिएंट से एटीपी में, ये हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब उस कन्वर्जन के टाइम पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और इस प्रोसेस को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एक एनारोबिक, एरोबिक। ठीक है, जो एरोबिक है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है। एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी जो है वो न्यूट्रिएंट से आ रही है और माइटोकॉन्ड्रिया इसको कन्वर्ट कर रहा है एटीपी में। उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ये जो वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लूरल वर्ड है। सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन। मतलब अगर एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो वो माइटोकॉन्ड्रियन है। अगर जो है वो ज़्यादा है, मल्टीपल हैं, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ओके, तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है। अब हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ना, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि हर सेल को एक जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है वर्किंग के लिए। ओके, और हर पर्सन में उतनी एनर्जी नहीं है, एनर्जी का लेवल डिफरेंट है ना। अब क्या है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन सेल्स फंक्शन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। सेल को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट और सेल ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी उस फंक्शन के लिए, इस चीज़ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है। अब एक सेल जो है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसका फंक्शन जो है वो मतलब उसके फंक्शन की रिक्वायरमेंट है कि एनर्जी ज़्यादा हो, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो ज़्यादा होगा। और एक सेल ऐसा है कि जिसका फंक्शन जो है वो बहुत ही ऐसा है कि उसमें एनर्जी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो कम होगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो वेरी करता है हर सेल में। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि जो रेड ब्लड सेल है, इसको कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी किस्म की एनर्जी की, तो इसमें ज़ीरो माइटोकॉन्ड्रिया है। और जो हमारे पास लीवर सेल है और मसल सेल है, इनमें मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया हैं। अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। सबसे पहले तो ये रोड शेप्ड है। ठीक है, स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि ये रोड शेप्ड है और दूसरी आ जाती है कि ये डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन कैसे? कि एक तो इसकी ये है आउटर मेम्ब्रेन और एक ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, हमने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कि वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को परमिशन है, मतलब वो फ्रीली आ सकते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन से आते हैं। हमने पढ़ा था कि जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं
वो किसी ना किसी आगे मॉलिक्यूल से, किसी ना किसी चीज़ से बनी होती है। तो जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, ये भी लिपिड से, फॉस्फोलिपिड से और प्रोटीन से बनी हुई है। तो इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट में जो है वो रोल प्ले कर रही हैं कि वो जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स ने आना है उन्होंने प्रोटीन से आना है। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनको फ्रीली परमिशन है, ठीक है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जब फ्रीली परमिशन है अंदर आने की, तो हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोप्लाज्म के जितने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की फर्स्ट मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म के जितनी ही उसकी सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन, हम कैसे कह सकते हैं कि ये देखें, ये है आउटर मेम्ब्रेन, इससे स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रीली आ रहे हैं और जो लार्ज हैं वो भी आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट होके प्रोटीन्स के थ्रू। तो यहाँ पे सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जितनी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म के अंदर है। ओके, उसके बाद आ जाती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं कि फोल्डिंग्स हैं, ठीक है। फोल्ड्स टू फॉर्म कंपार्टमेंट्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी फॉर्मेशन। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है तो ये अंदर, लेकिन ये साइज में जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे बड़ी है, तो इसलिए ये इसके अंदर इजीली पूरी नहीं आ सकती। तो इसने खुद को फोल्ड इस फॉर्म में कर लिया ताकि ये सरफेस एरिया जो है ज़्यादा प्रोवाइड कर सके अंदर वाले सब्सटेंसेस को, ठीक है। अगर ये फोल्ड ना हुई होती तो बहुत ही एक कंजस्टेड सा स्ट्रक्चर बना लेती, जिसकी वजह से अंदर सरफेस एरिया इसने प्रोवाइड नहीं कर पाना था प्रॉपर। तो इस वजह से इसके अंदर इन फोल्डिंग्स हैं जिन्हें हम क्रिस्टे बोलते हैं, और इसने फोल्ड खुद को इसलिए किया हुआ है ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड कर सके अंदर वाले सब्सटेंसेस को। अब इसके अंदर जो है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, अंदर वाले सारे को, ठीक है। और ये मैट्रिक्स जो है ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो सारा जेल लाइक है। अच्छा, और जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। अच्छा, हमने पीछे क्या पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस के। तो हमें जब इसकी एक टर्म पता चली है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसे कह सकते हैं, तो हम कहेंगे कि इंटर मेम्ब्रेन सरफेस में कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑलमोस्ट इक्वल है साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस के, ठीक है। अच्छा, जो इनर मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। जो आउटर है वो तो सारे सब्सटेंसेस को आने दे रही है, स्मॉल को वैसे ही फ्रीली, और जो लार्ज हैं वो ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो कुछ कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने की परमिशन देती है जिनकी अंदर ज़रूरत है। उसके बाद अगली टर्म है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये हमने पढ़ लिया, स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, ये भी हमने पढ़ लिया, जेल लाइक सा स्ट्रक्चर है। उसके बाद है जी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। हमने पढ़ा था मेरे ख्याल से कल पढ़ा था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, लेकिन सेल की वाहिद एक ये ऑर्गेनेली है जिसमें न्यूक्लियस के अलावा अपना डीएनए भी प्रेजेंट है। डीएनए ने क्या बताना होता है कि आगे वाली लाइफ के बारे में बताना है कि कब आपने डिवाइड करना है खुद को, और जितना भी मतलब सारी गाइडलाइन डीएनए की तरफ से। तो इसमें जो डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ऑन डीएनए सो इट डजंट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी किसी भी डिवीजन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसके पास इसका अपना डीएनए है। उसके बाद आ जाता है इंजाइम्स। जो एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है वो इंजाइम्स की हेल्प से हो रही है। एटीपी की सिंथेसिस जो हो रही है वो इंजाइम्स की हेल्प से हो रही है। अब हम देखते हैं अगर ये डायग्राम, तो इसमें इंजाइम्स भी प्रेजेंट है।
ये डीएनए भी प्रेजेंट है और कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं। इन एंजाइम्स को कहते हैं एटीपी सिंथेसेस एंजाइम्स, जो एटीपी के सिंथेसिस के लिए यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है प्रोटीन्स। इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। ठीक है, कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में वो प्रोटीन्स हेल्प कर रही होती हैं। उसके बाद है राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर अपना डीएनए है, इसी तरह इसके अंदर अपनी प्रोटीन जो है फैक्ट्रीज हैं जिनमें प्रोटीन बनेगी। तो राइबोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं ताकि यहाँ पे प्रोटीन जो है वो बना सकें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया कैन रिलीज सिग्नल दैट ट्रिगर द कंट्रोल डेथ ऑफ सेल। कि मतलब अगर एक सेल जो कि अननेसेसरी है या जो डैमेज्ड है, तो उसको ये ट्रिगर करेगा, उसको सिग्नल देगा डेथ का। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन जो है वो इसका एनर्जी प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और उसके बाद आ जाता है कि ये कैल्शियम आयंस को स्टोर और रिलीज करता है। तो ये इसके फंक्शंस थे। तो समराइज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।